सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 29 रहने वाला है। कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। लेट मारेंगे जहाँ पड़ भी लेट। ये लेट होता है कोई? हैं? ये लेट होता है। जल्दी आ रहा हूँ तो तुम्हें बड़ाई करनी चाहिए, तारीफ़ों के पुल बांध देने चाहिए तुम्हें तो। और तुम बोल रहे हो लेट आए थे। क्यों? 4 मिनट नहीं तो 3 मिनट, 9:33 पे आए हैं। अब तुम्हारे में वो 9:34 पे चालू हुआ तो हम क्या करें? हम तो 9:33 पे आए ना। कमीशन बना ही दो। अरे बना दिया है बस कमीशन तुम। ठीक है। तो शर्मा जी आप मिले ही नहीं टेलीग्राम पर। यहाँ मिल लें पहले, थोड़ा सा क्वेश्चन वश्चन कर लेते हैं, फिर मिलन और जुदाई का समारोह शुरू करते हैं। फिर क्यों? KKR फॉरएवर क्या हुआ भैया? KKR क्या? IPL फिर चालू हो गया क्या? और क्या बात? क्यों? क्या हुआ भैया IPL में? हमको ही बता दिया करो थोड़ा यार। क्या हुआ? चालू तो हुआ नहीं, हमको लग रहा है अभी। क्यों हुए? चाय बहुत जल्दी नहीं आ गए सर। और क्या? कितना क्वेश्चन है? बस कल के जितना। सर 35 क्लास होगा आपने बोला था। हमने बोला था ना, अब हम ही तो बोल रहे हैं 30 क्लास होगा। कल आखिरी क्लास होगा, कल आइएगा ज़रूर। सर बलूचिस्तान पर टिप्पणी कर दीजिए। अच्छा क्यों? खबर छापोगे क्या? ना करें भाई जान, ना करें, क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, बताओ। तुमने सोचा था कभी बचपन में? खैर क्वेश्चन करिए। क्या पर्पस होता है? रुको एक सेकंड। तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो वैसे तो कई उत्सर्जी तंत्र होते हैं, मतलब कई सारे उत्सर्जी अंग होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे कि ये हमें पता है कि यहाँ से पसीना निकलता है, दैट इज़ स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के थ्रू जो एक्सेस वेस्ट सॉल्ट वगैरह हैं वो सब चले जाते हैं। अब ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि हम मेनली किडनीज, यूरेटर, यूरेथ्रा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये हमारी जो किडनी होते हैं ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के। क्लियर? 2 किडनी होती हैं, आपको ही पता है। आईफोन के जैसे काफ़ी बदनाम है ये। इनकी अगर बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये राइट वाली थोड़ा सा नीचे खिसकी हुई है, बिकॉज टू गिव द साइज टू द लिवर। एंड इनके ऊपर आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, ग्रंथियाँ देखने को मिलेंगे, जिनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। जल्दी से रिकॉल करिए, जो एड्रिनल ग्लैंड है कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं? एड्रिनलिन, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? करो या मरो, डू और डाई हार्मोन के नाम से। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस तरह से तो उस टाइम पे वो रिलीज़ होते हैं, और उसकी कमी से उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? एक्रोमेगली। ये नहीं होती है, एडिसन्स होती है। एक्रोमेगली जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है जो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमैटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो अगर वो एक्सेस में रिलीज़ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली, डिजीज़ का नाम है। और कम रिलीज़ होता है तो ड्वार्फिज्म। इसकी डेफिशिएंसी से एडिसन्स डिजीज़ होती है। ठीक। अब है क्या यहाँ पे, जो भी आपकी आर्टरी कनेक्टेड होती है फ्रॉम दी किडनी, उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल आर्टरी क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, क्योंकि आर्टरी का काम ही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना। कहाँ से कहाँ? हार्ट से लेके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। तो ये जो रीनल वाली है हार्ट से किडनी में लेके आ रही है।
एक्सेप्शन कौन से होते हैं जरा बताइए कमेंट में लिख के जल्दी से। ये रीनल वेन है, तो यानी जहाँ भी रीनल शब्द लग जाए आर्टरी और वेन के आगे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर किडनी से रिलेटेड है, किडनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, किडनी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। इसमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है। अब ध्यान ये रखिएगा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन इसको हम प्योर ब्लड नहीं बोलेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है इस ब्लड में ऑक्सीजन है। दैट डजंट मीन कि इसमें जो सॉलिड वेस्ट है वो नहीं है। सॉलिड वेस्ट तो अभी भी है, सॉलिड वेस्ट तो अभी भी है। तो किडनी में आया क्यों है कि सॉलिड वेस्ट रिमूवल के लिए ये यहाँ पर ब्लड आया है। ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं होगा कि वो पूरी तरह से प्योर है वो ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर करेगा एंड इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर इसको बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो इस तरह से गुच्छा सा आप देख पा रहे हैं दैट इज़ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ही क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिसके थ्रू जो वेस्ट वगैरह है वो निकाला जाता है, ठीक है। फिर फर्दर जो है सब निकल के ये जो आपका देख रहा है ये कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला और इनर मेडुला, ठीक है, इनसे पास होने के बाद ये एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाता है जो रिफाइंड या फिर जो पूरा वेस्ट निकलने के बाद जो ब्लड बचता है वो। अब वो किसके थ्रू जाएगा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई वेस्ट नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद होता ये है कि जो भी वेस्ट निकला है, ठीक है, पहली बात तो जो भी वेस्ट निकला है वो यूरिन के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। यूरिन में अगर हम बात करें तो मोस्टली तो आपका वाटर ही निकलता है, 95% यूरिन में वाटर ही होता है, ठीक है। 2% इसमें यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी से। और इसका पीएच वैल्यू की अगर बात करेंगे, यानी कि इसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, फिर पोटेंस वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 4.5 से 5 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है। 2 यूरेटर होते हैं, एक इधर, दोनों किडनी से अटैच्ड। देन एक कॉमन ब्लैडर होता है दोनों का, जहाँ पर ये यूरिन आके स्टोर होता है, देन ये यूरेथ्रा के थ्रू पास ऑन हो जाता है, ठीक है। तो क्या पर्पस है इसका? पर्पस है टू फिल्टर आउट दी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी ब्लड। अगर किसी की किडनी काम नहीं करती हैं तो उनका फिर क्या होता है, डायलिसिस। हो सकता है आप में से किसी के घर में होता हो, किसी न किसी का, फिर आपने सुना होगा डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी हम बोल सकते हैं। जो काम किडनी का होना चाहिए किडनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या तो किडनी है नहीं या फिर किडनी वर्क नहीं कर पा रही है, तो उस केसेस में फिर क्या होता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। यानी कि आपका ये जो ब्लड है वो निकाला जाता है, एक मशीन में डाला जाता है, वो प्योरीफाई करती है, देन फिर से प्योरीफाइड ब्लड को डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है, लेकिन ये प्योर नहीं है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। और जो रीनल वेन है, आप ये डी ऑक्सीजनेट तो है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, बट इससे वेस्ट हटा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वर्ल्ड, और ज़रा ये बताइए कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमने देखा, इसी तरह से फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दैट इज़ WFP, ठीक है, इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज़ इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में, ऑप्शन नंबर A। यहीं पर ही फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन का है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन का भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बताइए ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, ओपेक का बताइए हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एंड आई थिंक ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो हम लोग देख ही चुके हैं। देन अच्छा ये बताओ IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो नेचर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ओपेक की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। ICJ के बात करेंगे और ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये हेग नीदरलैंड में है, और IUCN की अगर बात करेंगे तो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए मैंने सिर्फ 8 क्लास करी हैं PYQ की, क्या कंटिन्यू करूं? साहिल सुहाग कंटिन्यू देख लो अपने हिसाब से, बाकी तो अभी मैं 1 वीक का आप लोगों को ब्रेक दूंगा जो अपकमिंग वीक है, दोनों में GK और इंग्लिश में दोनों के लिए ब्रेक मिलेगा, सो दैट
जिसको भी रिवाइज़ करना है, जो भी चीज़ें वो आप रिवाइज़ करके रखिए। देन हम लोग FRB 2.0 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि नहीं ये आपके रिवाइज्ड हैं, सारी चीज़ें सब कुछ डन है, तो भी NTPC के लिए सीरीज़ स्टार्ट हो रही है फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम पूरा संडे टू संडे, यानी ये अपकमिंग संडे से लेकर अगले संडे तक पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, सब कुछ रिवाइज़ कर लेने वाले हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये फील कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें हमारी हो रखी हैं तो, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अभी यहाँ पे देख लो 2025 ही है, ठीक है। कल कल इसमें यार हो गया था फॉर ऑल अपकमिंग SSC एग्ज़ाम्स 2028, और परसों वाली क्लास में 2027, थोड़ा सा नोटिस नहीं किया था और मुझे समझ नहीं आता तो तुम लोग क्यों ये लिखते रहते हो 2028 2027। खैर, तो इसमें से कौन सा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है, ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में। तो देखिए, इंडिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर बात करेंगे तो गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट है, अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट है, मुंबई पुणे बेल्ट है, बैंगलोर तमिलनाडु है, कोलम तिरुवनंतपुरम बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है जो कि आंध्रा में है आपका, छोटा नागपुर प्लाटिव रीजन, और हुगली बेल्ट है। तो ये आपकी बेल्ट है जिसमें कि आपका नॉर्थ मालाबार करके नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। मालाबार कहाँ पड़ता है, तो ये है आपका जो वेस्टर्न घाट में केरला वाला रीजन है। वेस्टर्न घाट में केरला को वेस्टर्न घाट्स में सॉरी वेस्टर्न घाट्स को केरला में मालाबार के नाम से इस रीजन को जाना जाता है, ठीक है। और नॉर्थ मालाबार अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहीं पे आपका मपिला रिवोल्ट, या फिर जिसको मालाबार रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको मोपला अपराइजिंग के नाम से जानते हैं, 1921 में हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था यहाँ पे, जहाँ पर हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में जो मुस्लिम पेशेंट्स थे वो उतर आए थे। तो ये थोड़ा सा हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था 1921 में। हुगली से आप रिमेंबर कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, जिसको हम भागीरथी हुगली के नाम से भी जानते हैं, गंगा की। कल हमने पढ़ा था कि हुगली, ठीक है, ये जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, वो इलाहाबाद से हल्दिया तक रन करता है। उसको हम गंगा और भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम में नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। दूसरा वाला कहाँ पे है, जो आपका ये ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में है ये, जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। 3 वाला कहाँ है, ये केरला में है, कोल्लम और कट्टापिरम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। छोटा नागपुर को किस नाम से जानते हैं, इसको हम रूर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जो रूर प्रोविंस है जर्मनी में, इट इज़ फेमस फॉर मिनरल रिच, इट इज़ अ मिनरल रिच रीजन, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है रूर स्टेट, ठीक है। अगला है, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, यानी महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष क्या है, 1927, 17, 7 या फिर 37। बताइए जल्दी से, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, तो ध्यान रखिएगा ये 1917 में बनी थी। किसने बनाई थी, एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन्स ने। मार्गरेट कजिन्स ने ही 1927 में, 1927 में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस बनाई थी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस बनाई थी। अगर हम कुछ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जैसे आर्य महिला समाज, ठीक है। आर्य महिला समाज किसने बनाया था, भारत स्त्री महामंडल किसने बनाया भारत स्त्री महामंडल किसने बनाया। देन लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, और बस यही 3 है, ठीक है, जो आपको याद करना है। आर्य महिला समाज की अगर बात करेंगे, पंडिता रामाबाई, क्या हो रहा है यार इसमें, पंडिता रामाबाई, भारत श्री महामंडल की अगर बात करेंगे, सरला देवी चौधरानी,
लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे तो ये बनवाया था किसने, रामाबाई रानाडे ने, ठीक है, पंडिता रामाबाई रानाडे इनका पूरा नाम है, ठीक है, जो एमजी रानाडे जी की वाइफ थी। एमजी रानाडे जी ने क्या बनाया था ज़रा बताइए। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है मैच द सब्जेक्ट मैटर्स विद देयर कंसर्न्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, ये कौन से आर्टिकल हैं, ये पार्ट नंबर 14 के आर्टिकल्स हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो ये बनी थी कब, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पार्ट नंबर 15 में है, ठीक है, 14 में आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में दिया हुआ है। जब बनी थी ये 25 जनवरी 1950 को तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी बनी थी के रूप में बनी थी। देन ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी थी कब, मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी थी आपकी 1989 में, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स दिए गए थे। क्यों बनी थी, बिकॉज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 1988 में हुआ था, जिसके तहत वोटिंग एज को डिक्रीज़ कर दिया गया था, तो जो नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है। तो इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जहाँ पर सभी 18+ सभी अडल्ट को वोटिंग का अधिकार है। 324 में दिया हुआ है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है किस किस के चुनाव करवाता है, कमेंट में लिखिए जल्दी से। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दी लेजिस्लेचर। तो ये पावर किसकी होती है, तो एक एक करके पहले तो 324 पढ़ा है, 325 में पहले देख लो क्या है। 325 में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है नेम्स का, किसमें, वोटर लिस्ट में, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स, या वोटर लिस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, इन इलेक्टोरल रोल्स, ठीक। 326 में अगर बात करेंगे तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डिस्क्राइब करता है। और 327 वाला जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और बार ऑफ इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स ये हो जाएगा 329, ठीक है। ध्यान रखिएगा 327 में ये है, 328 में पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, पार्लियामेंट की जगह सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा, और वही सेम आर्टिकल 328 हो जाएगा। तो आंसर होगा BCA, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। किसका चुनाव करवाता है, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। ध्यान रखना ये चीज़, ये मत सोचना कि विधानसभा विधान परिषद के तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाएगा, नहीं। स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। और ज़रा ये बताइए कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वॉज द फर्स्ट, ही वॉज सुकुमार सेन। और करंट में कौन है बताइए जल्दी से, सुकुमार सेन। इनको रिमूव कौन कर सकता है, तो ध्यान रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की बात आएगी तो उसको प्रेसिडेंट जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट तो हटाता है, लेकिन उसी तरह से जिस तरह से पूरा पार्लियामेंट पर रेजोल्यूशन पास होता है कि जज को रिमूव करने के लिए, वैसे ही पास होगा। लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना होगा, जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट खुद से ही कर सकता है, और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी हो जाती है। चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। और ज्ञानेश कुमार संधू अभी क्या हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, इनमें से कौन सा कोल्ड ठंडा ओशन करंट नहीं है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्यूरोशियो या फिर अगुलहास। नॉट अ कोल्ड ओशन करंट। तो ओशन करंट हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो कोल्ड और एक वार्म। जो ठंडा ओशन करंट है वो ऑब्वियस बात है पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, यानी कि ठंडे वाले जगहों से गर्म जगह पे आएगा, और जो वार्म ओशन करंट है वो गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाएगा। तो जिस तरह से ये गर्म जगह से ठंडी जगह में जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम कैसा है, गर्म है, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। ट्रिक ये है कि भाई एक BP कंपनी करके है, ये गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। कहाँ पे खेलने गई, कैलिफोर्निया में खेलने गई, और हार गई, और हार के मतलब ठंडे पानी से आके नहा लिया, ऐसे याद कर लो। तो B से आपका बेंगुएला,
बेंगोला है, पी से पेरू करंट है, जी से ग्रीनलैंड है, गल्फ स्ट्रीम नहीं है ध्यान रखना, ग्रीनलैंड है ये। ओ से है ओयाशियो, एल से लैब्राडोर, एफ से फाकलैंड, डब्ल्यू सी से वेस्ट, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया, डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और सी से कैनरी है। ठीक, तो ये सारे आपके कैसे हैं, कोल्ड ओशन करंट है, और बाकी जो बच गए सारे वो वार्म ओशन करंट है। तो गल्फ का कौन सा होगा, गल्फ आपका वार्म होगा। ये नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, ओके भैया, ओके 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 ओके। गल्फ गर्म है, ओशन ये भी गर्म है, ये भी वार्म है, ये भी वार्म है, ये भी वार्म है, ये वाला कोल्ड है, तो भैया इसको ये कर लो, ठीक है, इज़ अ कोल्ड ओशन करंट। सॉरी सारे यार यहाँ पे तो वार्म होंगे ना, अगुलहास भी तो गर्म ही है, बेंगोला है वो तो। ओ हो, यहाँ पे तो सारे ही गर्म है भाई, सारे ही गर्म हैं, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, नॉर्थ अटलांटिक, यूरोशिया, गुलहास। क्या किया जाए, सबको नंबर दे दें, क्यों सबको नंबर दे दिया जाए। ये देख सकते हो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म ही होगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म होगा, ठीक है, अगुलहास गर्म ही होगा, क्यूरोशिया भी गर्म ही होगा। चलो भाई सबको नंबर मिलता है इसमें। Which act was passed in 1929 prohibiting marriage of girls below 14 and boys below 18 years of age? तो किस पर्टिकुलर एक्ट ने, मतलब किस एक्ट ने ही, जो 1929 में पास हुआ था, जो मैरिजेबल एज है उसको डिक्रीज कर दिया था फ्रॉम 18 to 40? एसएससी के रेलेवेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं सर अभी अब। 100 रुपये ले लो, हाँ अभी एसएससी की तरह, हाँ भाई 100 रुपये भेज दो सभी लोग। चलो भाई, तो पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 में आया था। इसने क्या किया था, इसने किया था कि भाई कॉमर्शियल फंक्शंस को देखने के लिए, अभी तक एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर भी क्रिएट कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर क्रिएट किया इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखने के लिए। शारदा एक्ट हो गई है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में, टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी कि लोकल लैंग्वेज में प्रिंट हो रहे हैं। लिटन लेके आया था, और इसको रिपील किसने किया था बताइए जल्दी से, पहले देख चुके हैं। रॉलेट एक्ट आपको पता है कि सिडनी रॉलेट ने इसको कंपोज किया था, इसको मैकनार्गेट ने रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से जानता है। एंड ये 1919 में पास हुआ था, और इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था। और जब पास हुआ था तो रॉलेट सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज कराया था, फिर सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल की अरेस्ट हुई, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन हुआ, देन चौरी चौरा हुआ, वो सारे आपको लिंक्स रिलेट करने हैं। तो इसको रिपील करने का काम किया गया था 1882 में। रिपन ने इसको रिपील किया था। रिपन ने ना सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बल्कि आर्म्स एक्ट को रिपील किया। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई इनके टाइम पे 1883 में, जो कि पास हुआ। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में, हंटर एजुकेशन कमीशन बना था, और पहला सिंक्रनाइज या फिर कंप्लीट सेंसस रिपन के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? कौन सा है आपका ये आर्टिकल? तो ध्यान रखना, पहली बात तो पार्ट कौन सा है ये बताओ। तो पार्ट है पार्ट नंबर 9 बी। पार्ट नंबर 9 में पंचायत है, पार्ट नंबर 9 ए में म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, और पार्ट नंबर 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति के बारे में दिया हुआ ZH to ZT। ठीक है, ZH to ZT। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो पार्ट नंबर 9 है इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 243 से 243O, और 9A है 243P to 243ZG, जो कि म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका के बारे में बात करता है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
चलिए, तो विटामिन B12 को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस हमारे छूटे हुए थे और आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। और भाई कल हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी अभी भी आपको लग रहा है कि ये सर अभी छूटा हुआ है इस तरह से, वैसे तो सारी चीज़ें डन है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर किसी को कोई टॉपिक लग रहा है तो आप बता सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है और बाकी तो अभी हम FRB करेंगे ही, और उसमें सब एकदम पूरा एक एक टॉपिक वाइज लपेटने वाले हैं, ठीक है। तो खैर विटामिन B1, B2, B3, B5, तो ये टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं विटामिन बी के। और B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पिरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट, और B12 जो होता है वो साइनोकोबालामीन होता है, ठीक। अब यहाँ पर डिजीज़ पूछता है, तो B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, ठीक है। और B3 से होता है आपका पेलाग्रा। पेलाग्रा कौन सी डिज़ीज़ होती है? तो पेलाग्रा जो डिज़ीज़ होती है इसको हम 3D डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं, जहाँ पे डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, डायरिया और डर्मेटिटिस, ये 3D डिज़ीज़ होती है ये, ठीक है। देन B12 जो साइनोकोबालामीन आपको दिख रहा है, तो ये होता कब है? इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से आपको अनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, साइनोकोबालामीन, ठीक। क्लियर यहाँ तक? सर मेक वीडियो ऑन 14 क्वेश्चंस आंसर मेक। अच्छा, वो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पूछे हैं वो? क्यों? जो द्रौपदी मुर्मू ने आई थिंक पूछे ना, अभी मैंने भी डिटेल में देखे नहीं हूँ क्या क्वेश्चन पूछे हैं, बस मुझे पता है ये पूछे हैं बस। सर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपका ये फोलिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड? तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में कौन सा लोकेटेड है? तो 10 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये अंडमान एंड निकोबार के बीच में लोकेटेड है, या फिर इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब देखिए, जो अंडमान है उसको हम नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लिटिल अंडमान यहाँ होगा, ठीक। देन निकोबार को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से डिवाइड कर रहा है, प्लस लिटिल निकोबार को कार निकोबार से भी अलग करने का काम कर रहा है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो डिवाइड करता है आपका जो ग्रैंड चैनल है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 9 डिग्री डिवाइड करता है किसको? ये डिवाइड करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, मिनिकॉय। और जो 8 डिग्री चैनल है ये अलग करता है मिनिकॉय को, मिनिकॉय बोल दो या फिर पूरे लक्षद्वीप, क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। मिनिकॉय फिर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और मालदीव की कैपिटल और यहाँ की लैंग्वेज के बारे में आप बताएंगे। तो ये 8 डिग्री चैनल है जो इसको डिवाइड करता है, और बाकी पाक स्टेट तुम्हें पता है इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। मालदीव की कैपिटल माले और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो धिवेही है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रीजन्स ऑफ इंडिया लिखें, आपको बताना है कौन सा सही है, बताओ। ह्यूमन हार्ट कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ह्यूमन हार्ट कॉन्सेप्ट कर चुके हैं जितना मुझे याद है। तो टाइडल एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी? तो टाइडल एनर्जी मिलेगी गल्फ ऑफ खंबाट में। क्यों टाइडल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबाट में? क्योंकि गल्फ ऑफ खंबाट है जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं, तो वो कुछ इस शेप का है, ऐसा, एक सेकेंड, फनल शेप का है ना, इस तरह से, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ जो कैम्बे हैं वो ऐसे फनल शेप के हैं, और जब फनल शेप का कोई आपका होता है कोस्ट लाइन,
तो वहाँ पे जो टाइड आती है वो ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मान लो ऐसे करके होगा, पानी उछलेगा तो पानी हर जगह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर अब ऐसे करके है कोई, ठीक है, तो पानी यहाँ पर आएगा तो पानी एकदम कंसनट्रेट हो जाएगा, नारो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई टाइड काफ़ी हाई हो जाएगी। तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं, जैसे कि अगर आप जाइए बे ऑफ फंडी में, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, बे ऑफ फंडी, ठीक है, तो बे ऑफ फंडी काफ़ी फेमस है टाइडल एनर्जी के लिए। अब टाइड क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज्वार भाटा क्या होते हैं। तो टाइड्स होती हैं पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। मून का ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है 2 टाइम्स से भी ज़्यादा, और ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा आपका सन का भी होता है। तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं मून है, ये सन है और ये अर्थ है, तो इस तरह से यहाँ पर हाई टाइड क्रिएट होगी क्योंकि अपनी ओर पुल करेंगे। और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर एक्ट करने के लिए यहाँ पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो यहाँ पर भी हाई टाइड होती है। यहाँ पे और यहाँ पे लो टाइड होती है, निम्न ज्वार होता है, ये ध्यान रखना है। जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो आपकी स्प्रिंग टाइड बनती है, जहाँ पर हाई टाइड बहुत हाई, लो टाइड बहुत लो होती है, और इस पोजीशन को सिजगी पोजीशन बोला जाता है जब तीनों स्ट्रेट लाइन में है। जब तीनों इस तरह से क्वाड्रेचर पोजीशन पे होते हैं, क्वाड्रेचर का मतलब है राइट एंगल्स पे, तो हाई टाइड उतनी हाई और लो टाइड उतनी लो नहीं होती है। विंड एनर्जी की अगर बात करेंगे तो विंड एनर्जी फार्म आपको देखने को मिलेंगे नागरकोइल तमिलनाडु में, क्यों ये वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं विंड एनर्जी के फार्म्स, विंड एनर्जी जनरेट करने के फार्म्स, जहाँ पर बहुत एकदम प्लेन लैंड है और बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है विंड को, यानी कि फ्रिक्शन नहीं एक्सपीरियंस होगा विंड को उतना ज़्यादा वहाँ पे। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अर्थ के इंटीरियर की जो हीट है उससे ये एनर्जी निकलती है, और आपको ये पूगा वैली जो कि लद्दाख में पड़ता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह पूगा वैली के अलावा आप मणिकर्ण, ठीक है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो इट इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल साइट फॉर जियोथर्मल एनर्जी। तो A B C विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो एनर्जी को अगर हम डिवाइड करें तो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि क्या वो, जैसे कि सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो है, आप कितना भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, डिप्लीट हो जाएगी, सोलर एनर्जी डिप्लीट नहीं होने वाली है। हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, बायोमास, विंड, जियोथर्मल, ठीक है, ये सब आपकी कैसी हैं, रेन्यूएबल हैं, बिकॉज ये आपकी वेस्ट ख़त्म नहीं होने वाली है। वहीं अगर नॉन रेन्यूएबल की बात करें तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जिसको जीवाश्म बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है। मोस्टली ये जो आप देख पा रहे हैं ये आते हैं आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के तहत। कन्वेंशनल का मतलब होता है जिनको हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे नॉन रेन्यूएबल कन्वेंशनल होते हैं और सारे रेन्यूएबल अनकन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि कन्वेंशनल का मतलब है हम बहुत पहले से इसको यूज़ करते आ रहे हैं इस एनर्जी के सोर्स को। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि ये लेटेस्ट अभी ट्रेंड में आए हैं लेकिन पहले से बहुत पहले से यूज़ नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बायोमास जो एनर्जी है या फिर जो बायोगैस बनती है वो भले रेन्यूएबल है, लेकिन ध्यान रखना वो कन्वेंशनल में आती है, वो कन्वेंशनल में आती है। और जो न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी है वो नॉन रेन्यूएबल तो है, लेकिन ये नॉन कन्वेंशनल में या फिर अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बायोमास कन्वेंशनल में आएगा और न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी नॉन कन्वेंशनल में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया? इनमें से सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा वन प्रकार पाया जाता है व्यापक तौर से? बताइए जल्दी से। चलो, तो कल एक्चुअल में फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, लेकिन हुआ ये था कि आप लोग बोले थे कि सर अभी फॉरेस्ट हुआ नहीं है ढंग से, तो मैंने सोचा चलो आज फॉरेस्ट में फिर से क्वेश्चन रख के करवा ही देते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे, इसको तो तुम छोड़ ही दो, ज़्यादा सही है, ठीक है। पहला वाले पे आओ, दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन की अगर बात करेंगे तो रेनफॉल जहाँ पर ग्रेटर दैन 200 सेंटीमीटर हो रही है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आएगा। यहाँ के वेजिटेशन की अगर बात करेंगे तो वेजिटेशन है एबनी, माहोगनी, सिंचोना और एनी, ठीक है, माहोगनी, सिंचोना और
एनी, ये क्या है, ये है इसका वेजिटेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एपी हाइट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आपको देखने को मिलेगा। इनको हम बोलते हैं क्या, डेजर्ट्स कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। कल मैंने रीज़न आपको बताया था, डेजर्ट्स कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो डेजर्ट्स इन फॉरेस्ट, ठीक है, कवर्ड इन फॉरेस्ट। देन ये लेयर्ड फॉरेस्ट्स होते हैं, लेयर्ड होते हैं बिकॉज यहाँ पर सारे लेवल के ट्रीज़ मिलते हैं, बहुत ऊंचे भी, मिडिल लेवल भी, और एकदम श्रब्स वगैरह भी मिलते हैं, तो लेयर्ड फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं सेकेंड नंबर, एंड दैट इज़ डेसीडुअस फॉरेस्ट। डेसीडुअस फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, प्लस इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कवर द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में डेसीडुअस पाए जाते हैं और मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इनको एक्चुअल में हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस की कितना रेनफॉल है वहाँ पे। तो मॉइस्ट होता है जहाँ पर आप ये मान के चलो कि 150 से लेके 200 सेंटीमीटर, और ड्राई डेसीडुअस होता है 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है आपका, उसको ड्राई डेसीडुअस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करेंगे इसमें वेजिटेशन किस तरह का पाया जाता है, तो वेजिटेशन की अगर बात करेंगे, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, ठीक है, खैर, ये सब पाया जाता है। वहीं ड्राई डेसीडुअस में अगर बात करेंगे तो वही सब टीक, साल, शीशम। यहाँ पर स्पेशली आपको टेंडू लीव्स देखने को मिलेंगी। ये जो टेंडू लीव्स हैं, ये ध्यान रखिएगा किसके काम में आती हैं टेंडू लीव्स, ये आती हैं बीड़ी बनाने के काम में, ठीक है, ध्यान रखना, ये काम आती हैं बीड़ी बनाने के काम में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपसे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद आते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, डेसीडुअस के बाद आएंगे थॉर्न फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो थॉर्न्स देखने को मिलते हैं, थॉर्न एक्चुअल में होते क्या हैं, थॉर्न होते हैं आपके मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, यानी लीव्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स होते हैं ये आपके, ठीक है, जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वेजिटेशन होगा, जैसे कि अकासियास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूफॉर्बिया, कैक्टस। यहाँ पे एक स्पेशल तरह की ग्रास ग्रो होती है, टी से थॉर्न, टी से टुसॉकी ग्रास, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टुसॉकी ग्रास आपकी ग्रो होती है थॉर्न फॉरेस्ट में। फिर अगर बात करेंगे कॉनिफेरस, ठीक है, कॉनिफेरस क्या होते हैं, कॉनिफेरस होते हैं जो कोन शेप्ड होते हैं, आपको अपर हिमालयाज़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेर, पाइन, सिडार, देवदार, ठीक है, ये सब जो मोस्टली हमारे किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म से, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन अगर बात करें माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन मैंने आपको बताया था, माउंटेन में जो पाए जाते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन्स हैं कहाँ पे, तो नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज़ हैं, और साउथ इंडिया में आपके वेस्टर्न घाट वगैरह हैं। तो जो आपके नॉर्थ इंडिया में है, दैट इज़ जो हिमालयाज़ वगैरह हैं, वहाँ पे इस तरह से याद रखिएगा कि हिमालयाज़ में जो फुट हिल्स हैं, जो एकदम नीचे सबसे जहाँ से शुरुआत होगी, वहाँ पर डेसीडुअस होंगे,
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो डेसिडुअस से क्या होगा, वेट टेम्परेट में बदलेगा, ठीक है। यानी कि फुट हिल्स से अभी आ जाओ 1000 से 2000 मीटर के बीच में, 1000 से 2000 मीटर के बीच में, तो यहाँ पर आपको वेट टेम्परेट टाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वेट टेम्परेट में आपका ओक, चेस्टनट, ये सब आएंगे। ओक, ब्रॉड लीफ जो होते हैं जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, ठीक है, ओक, चेस्टनट, ये सब आएंगे 1000 से 2000 मीटर। देन आप 2000 से और ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि 2000 से लगभग 3000 मीटर पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन से, यहाँ पर आपको वेट टेम्परेट तो ऊपर हो गए, यहाँ पर आपको कॉनिफेरस देखने को मिलेंगे, ठीक है, चिरपाइन सिदार जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देन इसके ऊपर आएंगे तो आप अल्पाइन वेजिटेशन पाएंगे, ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि उत्तराखंड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड, उनको बुग्याल्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पर भोटिया जो ट्राइब होती है वो रिसाइड करती है, ठीक है। बुग्याल ये जो होते हैं आपके समर ग्रासलैंड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ये समर ग्रासलैंड्स होते हैं आपके। और ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको टुंड्रा टाइप मिलेगा। टुंड्रा का मतलब होता है जहाँ पर नाम मात्र का वेजिटेशन होता है, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है कि वहाँ पर कोई ज़्यादा वेजिटेशन ढंग का सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जैसे मोजेस, लाइचेंस, ये सब बस सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे। और साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में ध्यान रखना, ये शोला क्या होते हैं, शोला होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि शोला क्या चीज़ होते हैं, क्लियर है। और एक और फॉरेस्ट होते हैं दैट आर मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स कल वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैनग्रूव्स आपको देखने को मिलेंगे कोस्टल एरियाज़ में, और इनको हम लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और मैनग्रूव्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ की जो रूट्स होती हैं उनको हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, न्यूमैटोफोर्स। और ये विविपैरस नेचर के होते हैं। विविपैरस का मतलब होता है कि इनमें जो सीड होती है इनमें लगे लगे ही क्या हो जाती है, वो जर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, मोस्ट वाइड स्प्रेड जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जिनको कि मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले पे आते हैं, दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉमन एट द इक्वेटोरियल डिप्रेशन इन द कॉन्गो बेसिन, द अमेजॉन बेसिन एंड द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल 3 तरह की होती है, एक तो कन्वेक्शनल, दूसरी ओरोग्राफिक और तीसरी साइक्लॉनिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल वो होती है जहाँ पर पानी जो मतलब एक तरह से जो ग्राउंड में पड़ा हुआ है वो इवापोरेट करता है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू ऊपर जाता है, देन उसका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि संघनन हो जाता है, और वो क्लाउड बना देता है। आई थिंक आपको पता होगा कंडेंसेशन क्या होता है, जहाँ पर आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बारिश हो जाएगी जिसको हम रेनफॉल बोलेंगे, और वो एक फॉर्म ऑफ का प्रेसिपिटेशन है रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल, हेल, स्लीट, मैंने आपको बताया था डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है। देन अगर ये एयर जो है राइज़ करी है अभी इवापोरेशन की वजह से, यहाँ पे जो एयर राइज़ करी है वो माउंटेन की वजह से करी है, तो उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, बिकॉज ओरो इज़ अ वर्ड, रूट वर्ड फॉर द माउंटेन। इसी को ही हम रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसी को ही हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जो साइक्लोन की वजह से बनती है, जो चक्रवात की वजह से जो रेनफॉल बनती है उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो अमेजॉन बेसिन, आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब क्या हैं, ये आपके बहुत भयंकर इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ हैं। जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत भयंकर हीटिंग होती है, तो हीटिंग की वजह से सिंपल रेनफॉल हो रहा है तो कन्वेक्शनल बोलेंगे, ठीक है। ओरोग्राफिक की बात करेंगे तो ओरोग्राफिक जैसे कि वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है ना, तो होता क्या है कि वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में इस तरह से जब मानसून विंड आती हैं तो इस तरह से राइज कर जाती हैं, तो ये विंडवर्ड साइड हो जाती है और ये लीवर्ड साइड हो जाती है, या फिर ऑन शोर, और या फिर इसको ऑफ शोर बोल देते हैं, ठीक है। अगला है बाघमारा पिचर प्लांट सेंचुरी। और ज़रा बताओ कि साइक्लोन में कौन से तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन साइक्लोन्स। साइक्लोन पता होना चाहिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, सदर्न में क्लॉकवाइज घूमता है, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का उसको आई बोलते हैं, वहाँ पे कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो फ्रंट की वजह से बनता है, यानी कि जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से मिलता है तो उसको हम टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। साइक्लोन के डिफरेंट नाम्स होते हैं, जैसे कि टाइफून के नाम से जानते हैं, कहाँ पर, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी वाले में। एटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, तो वहीं विली विली के नाम से कहाँ पर जानते हैं बताएंगे आप कमेंट में। बाघमारा जो पिचर सेंचुरी है, प्लांट सेंचुरी, ये किस राज्य में स्थित है,
मेघालय, गोवा, कर्नाटक या असम? तो ध्यान रखना ये मेघालय में स्थित है, बाघमारा, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको बाल फाकरम भी देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको नोकरेक भी देखने को मिलेगा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब आपके मेघालय में ही है। मेघालय में लेक कौन सा है ध्यान रखना, तो मेघालय में काफ़ी फेमस लेक है जिसको उमियाम या फिर 12 पानी लेक के नाम से जानते हैं। 15th पे आओ, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर? तो कौन सी तरह का जो विकिरण है वो अवशोषित किया जाता है ओजोन परत के द्वारा? चलो, तो ग्रीन, इंफ्रारेड, विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट? तो ओजोन लेयर को कौन, मतलब किस, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन, ओके ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपको पता है ओजोन लेयर कहाँ है होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में आ जाए तो काफ़ी जानलेवा भी हो सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन डे की अगर बात करेंगे तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इसी दिन 1987 को क्या हुआ था, इसी दिन 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, सो दैट कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट कर सकते हैं और अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ या फिर जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है दैट इज़ डॉप्सन यूनिट या फिर डॉप्सन इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। ओजोन जरा बताइए इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, ओजोन की परमाणुता कितनी होती है, व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन लेयर? चलिए अगला 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ मोहिनीअट्टम डांस? में किस प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है? तो एटॉमिसिटी की अगर बात करेंगे तो 3 होगी। एटॉमिसिटी का मतलब, परमाणुता का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितने एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम आके H2O का मॉलिक्यूल बना है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो 3 होगी, ठीक है। ज़रा बताओ फॉस्फोरस की कितनी होती है, सल्फर की कितनी होती है, ये बताओ। फॉस्फोरस, सल्फर और जो हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं उनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? कोई ना कोई एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं और तब वो बजती है, दैट इज़ कॉल्ड एज आपका प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा यूज़ होता है आपसे पूछ रहा है मोहिनीअट्टम में, तो इडक का यूज़ होता है, सितार नहीं यूज़ होता है, ठीक है, इडक का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इडक का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। मोहिनीअट्टम के बारे में पहले देख चुके हैं कि तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है, ये एयर को सिंबलाइज करता है। अगर हम 5 एलिमेंट्स को देखें, ये विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार रखा था, इसको डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट को उसको पीट के बजाया जाता है, मार के, जैसे ड्रम हो गया, तो ड्रम क्या है, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। हाउ डू ह्यूमन्स एक्लिमेटाइज एट हाई ऑल्टीट्यूड्स वेयर एटॉमिक प्रेशर इज़ लो फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग? मनुष्य उच्च ऊंचाई पर कैसे अनुकूल करता है जहाँ सामान्य श्वास लेने से के लिए वायुमंडलीय दबाव कम होता है? तो हमें पता है ऊपर जाते ही प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर थिन होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे ग्रेविटी की वजह से आ रखा होता है। और हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे था, तो हमने 3 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले तो क्या था, सबसे पहले तो लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हुआ था, जहाँ पे सोलर फ्लेयर्स के थ्रू जो हाइड्रोजन हीलियम गैस है वो निकल गई थी। देन अर्थ के इंटीरियर से गैसेज निकली थी, आउटपोरिंग ऑफ गैसेज हुआ था जिसको हम डीगैसिंग बोलते हैं। और तीसरा था मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एंड दैट इज़ कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि कम है तो आपको रेड ब्लड सेल जो प्रोडक्शन है वो आपका बॉडी अपने आप बढ़ा लेता है। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है आपका बॉडी खुद से अडेप्ट कर लेता है। अगर आप ऊपर जाते हो ऊंचाई पे तो 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 से या फिर 4 दिन, और आपका बॉडी एक्लिमेटाइज कर लेता है, अडेप्ट हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। या तो आप ब्रीदिंग को डीप रखिए या फिर ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करिए, ठीक है। एंड ये भी एडवाइस किया जाता है कि वाटर कंजम्पशन आपको ज़्यादा कर देना चाहिए अगर आप हिली एरियाज़ में जाते हो तो। इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज?
तो जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड इट हैज़ अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन, कैथोड, एनोड, डायोड या फिर ट्रायोड। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये किस पे है, ये एनोड पे है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये कैथोड पे है। तो यहाँ पर नेगेटिव होता है आपका एनोड, पॉजिटिव होता है कैथोड। Before the introduction of periodic labor force service, that is PLFS, what type of surveys did the National Statistical Office NSO conduct for employment and unemployment indicators in India? तो what type of surveys, ठीक है, तो इससे पहले जो NSO कैलकुलेट करता था वो क्वीनियल सर्वेज, ये कौन से सर्वेज होते हैं, जो 5 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। एनएसओ की अगर बात करेंगे तो किसके तहत आता है, किस मिनिस्ट्री में, मॉस्पी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी का डेटा यूज़ करके जो अपना नीति आयोग है वो अपनी पॉवर्टी लाइन को निकालता है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से आप काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज, साइक्लिक, सीजनल, एजुकेटेड, ठीक है। ये सब आप अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉल करिए, क्या क्या था, किसमें क्या था। और यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं फिलिप्स कर्व को भी, जो बोलता है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन ये जो रिलेशन है ये गलत हो जाता है किस केस में, बताइए। विच लीडर गेव अस दिस CR फार्मूला, तो किसने CR फार्मूला दिया था। तो CR फार्मूला क्या है, ये एक्चुअल में आपका C राजगोपालाचारी जी के द्वारा 1944 में फार्मूला दिया गया था फॉर द मीडिएशन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इन दोनों के मीडिएशन, मध्यस्थता करने के लिए CR फार्मूला दिया C राजगोपालाचारी ने, जिसको कि हम राजा जी फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजा जी फार्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड 1945 में, ध्यान रखना, जनवरी 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट भी आया। भूला भाई देसाई और ये जो लियाकत अली खान है, जो पहला प्रधानमंत्री भी बना पाकिस्तान का, लियाकत अली खान। देन 1945 जून के टाइम में आपका वेवेल प्लान आता है, ठीक है। जो उस समय का वॉइसरॉय था वो क्या करता है, वो एक वेवेल प्लान लेके आता है। सारे जो लीडर्स जो जेल में पड़े हुए थे ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, उनको निकालता है बाहर और शिमला में बुलाता है, सो दैट कुछ बात निकाली जा सके, कंक्लूड की जा सके। लेकिन ये भी फेल हो गया, तीनों फेल हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो वेवेल प्लान तो क्या ब्रिटिशर्स के टाइप से था, ब्रिटिशर्स के साइड से था फॉर्मल तरीके से, लेकिन ये भी फेल हो गया 1945 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुछ पूछे थे क्या आपसे यहाँ पे? तो स्टैगफ्लेशन के केस में ये चीज़ फिट नहीं बैठती है, जो फिलिप्स कर्व वाली चीज़ है, ठीक है। कि स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टैगनेंट भी हो चुकी है और इन्फ्लेशन भी खूब दबा के वहाँ पे। तामू लोचार इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स ऑफ द डैश ऑफ सिक्किम। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगनिंग ऑफ देयर न्यू ईयर विच फॉल्स ऑन द 15th डे ऑफ पूस अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत। तो क्या सही आंसर होगा? तो तामू लोचार जो है गुरुंग कम्युनिटीज़ को सेलिब्रेट करती है, तामू लोचार, ठीक है। और भूटिया कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है लोसोंग, ठीक है। लोसोंग जो न्यू ईयर फेस्टिवल है, इसी को ही लेप्चा कम्युनिटी नामसूंग करके सेलिब्रेट करती है, ठीक है। जो लेप्चा कम्युनिटी है उसको नामसूंग बोलती है और भूटिया इसको लोसोंग बोलती है एक ही चीज़ वो। विच ऑफ द, और कौन कौन से फेस्टिवल पड़े थे सिक्किम के? तो लोसुंग, लोचार, लोसर, नामसूंग, ठीक है, सागादावा और चूफाट। इनकरेक्ट कौन सा है म्यूजिक ऑफ इंडिया के बारे में? कौन सा गलत है यहाँ पे, बताइए जल्दी से। 22, ताल इज अ साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स। द श्रुति इज अ यूनिट ऑफ मेजर और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कॉन्जिक्यूटिव पिचेस विद इन अ ग्राम और अ स्केल। तो जरा बताओ, पिच जो होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, किस पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड करती है? A rag is believed to have started as a tribal or folk tune. The musical instrument kamaicha is majorly used by the Manganiyar community of Manipur as a popular accompaniment to their songs. तो पिच डिपेंड करती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है आपकी पिच पे, ध्यान रखना। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। और यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो मंगनियार कम्युनिटी है वो मणिपुर की नहीं है बल्कि राजस्थान की ये कम्युनिटी है मंगनियार, ठीक है, जो कमैचा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23rd, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जयंतिया, खासी, गारो या पटकाई बम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे गारो है, खासी, जयंतिया हम पहले ही सब पढ़ चुके हैं। ये सब किसका एक्सटेंशन है? तो ये सब तीनों हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों हिल्स आपकी
किसकी एक्सटेंशन है? तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है उसको हम राजमहल की हिल्स बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यही राजमहल हिल्स आगे जाके ये बन जाती हैं गारो खासी जयंतिया, ठीक है। आगे मिकिर और रेगमा, मिकिर यहाँ दिख रहा है असम में, यहीं आगे रेगमा है। इन सब को मिला के हम बोलते हैं क्या, ये जो मेघालय वाली हिल्स इनको मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं, और आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं करबी अंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। करबी अंगलोंग प्लेट्यू, तो ध्यान रखना ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। और ये सेपरेटेड कैसे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से? तो यहाँ बीच में एक मालदा फॉल्ट या मालदा गैप पड़ता है, तो वो सेपरेट करता है पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, ये इस एक्सटेंशन से जो गारो खासी जयंतिया मिकिर रेगमा है, ठीक। देन यहाँ पर जो आपको हिल्स दिख रही हैं दैट इज़ डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी, यहाँ पर नीशी है। ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू के नहीं बल्कि हिमालय की चोटियाँ हैं, हिमालय की हिल्स हैं। डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी। देन ये पटकाई बम है, नागा है, मणिपुर हिल्स है, ठीक है। और मीज़ो हिल्स को हम लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, मीज़ो को लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। तो पटकाई बम जो होगा वो सबसे आपका क्या होगा? सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिल्स होंगे, और इनको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीलिम्नियन। तो एपीलिम्नियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मिडिल लेयर है पॉन्ड की, बॉटम लेयर है रिवर की, बॉटम लेयर लेक का, या फिर टॉप मोस्ट लेयर इन अ थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक। थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक क्या होता है? जहाँ पर एक लेक में या फिर अगर रिवर की बात हो रही है, ओशन की बात हो रही है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में। तो ये एपीलिम्नियन आप देखिए तो ये सबसे टॉप लेयर है आपकी, तो इट इज़ दी टॉप मोस्ट लेयर इन अ थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक। थर्मोक्लाइन ये कौन सी लाइन है? थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है जहाँ से टेम्परेचर में सडन डिक्रीज एक्सपीरियंस होता है, एकदम से भयंकर घटेगा टेम्परेचर, सडन डिक्रीज एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टॉप लेयर है वहाँ पर तो धूप पड़ रही है, वहाँ पे तो इंसुलेशन पड़ रहा है, लेकिन नीचे ये धूप वगैरह कहाँ से पहुँचेगी? तो ध्यान रखना कि जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे कि ये तो आप समझिए एक लेक की बात हो रही है, एपीलिम्नियन, मेटालिम्नियन बीच का होता है, देन हाइपोलिम्नियन। इसी तरह हमारे समुद्र में होता है, ये ऊपर वाला होता है एपीपेलागिक, मीजोपेलागिक, देन बैथीपेलागिक और देन एबिसल पेलागिक। तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको फोटिक पार्ट बोलते हैं। फोटिक क्यों? फोटोन, फोटोन मतलब यहाँ पे सनलाइट आ रही है, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो यहाँ पे लाइट आ रही है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और फिर ये जो आपको एक लेयर देखने को मिलेगी यहाँ पर भी होगी थर्मोक्लाइन, ठीक है। थर्मोक्लाइन के पूरा जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे टेम्परेचर रफली 0 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोक्लाइन का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं, और थर्मोक्लाइन का जो पूरा नीचे का हिस्सा होता है उसको हम डीप वाटर बोलते हैं। यहाँ पर आप ओशियन रिलीफ फीचर्स को रिकॉल कर सकते हैं कि भाई पहले तो हमें देखने को मिलता है क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसका कि ग्रेडियंट है स्लोप 1 डिग्री या उससे कम होता है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, देन कॉन्टिनेंटल राइज होता है, देन एबिसल प्लेन होते हैं, एंड देन ट्रेंचेस आपको देखने को मिलती हैं। तो आपसे अगर पूछेगा रिलीफ फीचर्स तो ध्यान रखना 4 मेजर रिलीफ फीचर्स होते हैं ओशियन सरफेस में। कौन कौन से? एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये मैंने आपको लिखवाया होगा, जिसका ग्रेडियंट है स्लोप 1 डिग्री या फिर उससे कम होता है। सबसे नैरो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी कहाँ पे? चिली बॉर्डर में, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको साइबेरिया में देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, देन आपको देखने को मिलेगा डीप सी प्लेन और ट्रेंचेस। तो ये होते हैं आपके क्या, 4 मेजर रिलीफ फीचर्स। बाकी सी माउंट हो गया, ग्योट हो गया यानी फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, या अटोल हो गया, ये मिड ओशनिक रीज हो गई, ये सब आपके माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाला आपका फोर्टिक जोन होता है, देन आता है आपका ये जो नीचे हैं मीजोपेलागिक, बैथीपेलागिक, बेसिपेलागिक, और नीचे वाले पार्ट को ही हम बेंथिक जोन के नाम से भी जानते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना। निम्नलिखित में से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का लेखक है? ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई, राजसुंदरी देवी, या फिर सरोजनी नायडू। कौन है ऑथर इस बुक की? तो आंसर क्या होगा? ताराबाई शिंदे, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना ये पहली एक तरह से किताब लिखी गई थी। अच्छा एक चीज़ बताइए कि पहली इंडियन फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन वेमेन कौन सी है? इंडियन वेमेन के लिए पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई गई थी, किसने बनाई थी? तो ध्यान रखना 1916 में, 1916 में ढोंडो केशव कर्वे ने बनाई थी।
ठीक है, DK कर्वे ने बनाई थी इस यूनिवर्सिटी को। और ये स्त्री पुरुष तुलना की अगर बात करेंगे तो ताराबाई शिंदे ने ये बुक लिखी है। ठीक है, चलो तो थारा भाई थारा भाई नहीं भाई, तारा भाई है वो। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन और है अभी, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन एंड हेक्सेन। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा जहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि ब्यूटेन और हेक्सेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में आई होप आपको अंतर पता होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो आयनिक या इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्यूटेन क्या होता है, तो ब्यूटेन हेक्सेन या एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, तो C4 और H10 ये हो गया ब्यूटेन। हेक्सेन की हेक्स का मतलब 6 है, तो C6 और H14। ठीक है, तो अगर इसको मैं बनाने जाऊँगा तो कार्बन तो 4 लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 3, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप देखो ये 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 हैं इसमें और 19 इसमें हो जाएंगे। गिनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें 13 बॉन्ड हैं तो। ठीक है, वैसे गिनने को गिन सकते हैं। 6 आप बनाइए, ठीक है, 6 बन गए। फिर हाइड्रोजन आपको लगाने हैं, एक सेकेंड, 3, 3, 6 बन गए। ठीक है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन लगाना है, तो हाइड्रोजन इसमें इसमें आपके 3 लगेंगे, इसमें भी 3 लगेंगे, और बाकी सब में 2 लगेंगे। ठीक है, तो एक तो ये 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड तो ये कार्बन कार्बन के बीच में हो गए। 3, 3 ये हो गए, 6 हो गए, प्लस 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8, 6, 5, 11 और 11, 8, 19। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोलिन बॉन्ड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसकी वजह से होता ये है कि कोवलेंट बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, एंड जो आयनिक या फिर आयनिक बॉन्ड के बनने की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है इनके बीच में वो स्ट्रांग होता है, इस वजह से। ठीक है, प्लीज़ अपडेट क्लास 17, 18 एंड 18, 9 क्लास में। ओके, चलिए भाई, थैंक यू सभी को, एंड आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पे एंड। वो बच्चे चले गए क्या सर? नहीं, बच्चे तो हैं अभी वो दोनों एक्चुअल क्या ना, हम गेट बंद कराए हैं तो उधम मचाए हुए हैं वो कि गेट खुलवाओ, ये गेट खुलवाओ। अभी जा रहा हूँ गेट खोल के इनको बताता हूँ मैं अभी। सर ये SSC OTR क्या है? OTR भाई 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, कर लो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नोटिस भी आया अभी SSC का। क्या मोहिनीअट्टम केरला? तुम्हें कुछ और बता दिया है क्या? सॉरी यार, रियली सॉरी। ठीक है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली केरला एंड तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम। ठीक है, सॉरी। सर अब बुलाओ उन बच्चों को, पता नहीं नीचे टहल रहे होंगे भी कहीं। क्या चीज़? आंसर 15 पे क्या चीज़? क्या चीज़ बोल रहे हो? आंसर 15 में क्या होगा? अच्छा, ये आई थिंक इसका बोल रहे होगे ना। टेट्रावेलेंट होता है ये। ठीक है, इसी का बोल रहे होगे ना। 5, 4, यस, टेट्रावेलेंट होता है ये। अच्छा, अब एटॉमिसिटी की बात आई है तो ज़रा इसका बताना है, एटॉमिसिटी फॉस्जीन का बताओ ज़रा। फॉस्जीन का देखते हैं भाई, जिसने सही बता दिया ना उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है।
फॉस्जीन का जरा बता दो तो क्या होता है फॉस्जीन का। तो फॉस्जीन का एटॉमिसिटी कितना होगा, COCl2 होता है, तो C एक O 2 Cl, तो 2 3 4, तो इसका भी कितना होगा, 4 होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का बताओ। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का बताओ एटॉमिसिटी कितना होगा। और वैलेंसी पे भी आ जाते हैं, ज़रा बताओ जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका वैलेंसी कितना होता है। जो हैलोजन होते हैं उनका वैलेंसी कितना होता है। जो चैल्कोजन होते हैं उनका वैलेंसी कितना होता है। जो निक्टोजन होते हैं उनका वैलेंसी कितना होता है, जल्दी बताओ। तो नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज़ N2O, जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, तो इसका 3 हो जाएगा। ओजोन का जिस तरह से होता है। इनर्ट गैसेस की वैलेंसी 0। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है, तो वैलेंसी इसकी 0 होगी। हेलोजन्स की 1 होती है, क्यों, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चैल्कोजन्स क्या होते हैं, तो हेलोजन्स होते हैं 17th ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं। ये कौन होते हैं, जो 16th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, जो 15th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीजन फैमिली, ये है नाइट्रोजन फैमिली, तो इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। इसी तरह से जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, एल्कली मेटल, उनका भी 1 होता है। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका भी 2 होता है वैलेंसी। और किसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, वेरिएबल वैलेंसी किसका होता है, वेरिएबल वैलेंसी आपको देखने को मिलेगा जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो इन सब की आपकी क्या देखने को मिलेगी, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। चलो चलिए भाई, तो फैट मैन करते रहते हो यार, आ जाएगा जल्दी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, और कल लास्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल होगा हमारा आखिरी लेक्चर, अंतिम अध्याय PYQ सीरीज़ पार्ट 5 का, और कल मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम कैसे क्या प्रोसीड करने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू।